तो गुड इवनिंग सभी को। बेसिकली थोड़ा सा एडवांस करना पड़ गया टाइम, बिकॉज शाम को काम वाम आया हुआ है घर पे। एंड बेसिकली इस वीक जो जो टॉपिक्स दिए हैं, मुझे बताना कि पहले तो शायद मैंने इलीगल इमिग्रेंट्स वाला दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि एक तो बेसिक स्टैंडर्ड है विच इज राइट। आई मीन नो वन कैन से कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज है ये कि भाई जिस देश का पॉपुलेशन है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री टू टेक केयर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। तो नो वन कैन से कि भाई दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया बट यूएस में गए तो यूएस विल टेक केयर ऑफ देम अनलेस दे आर यूएस सिटीजन, दे आर काइंड ऑफ एलियंस। तो वो क्यों, व्हाई शुड दे केटर फॉर सम अदर सिटीजन्स, ठीक है। तो हैव दिस आइडिया राइट इन योर माइंड, वर्ड ओवर, दिस इज आवर स्टैंडर्ड। जिस देश का आदमी है वही देश रिस्पॉन्सिबल उस आदमी के लिए। ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, नो वन शुड वायलेट देयर बेसिक डिग्निटी, जो भी चीज है। बट ये एक वेल अंडरस्टूड प्रिंसिपल है, ठीक है, इन एवरीथिंग। सो समवन जिसने भी कोई ऐसा पॉइंट लिखा कि नहीं डिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, दैट वो तो गलत है ही। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस बेसिक प्रीमाइस कि ठीक है, डिपोर्टेशन तो होगा ही, ठीक है। कई देश नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, मे बी उनके पास इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म लैकिंग है, मे बी देयर इज सम पॉलिटिकल इशू गोइंग ऑन, बट दे आर बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ दिस करंट डिस्कशन। तो ऐसे टॉपिक वॉज कि इलीगल इमिग्रेंट शुड बी डिपोर्टेड स्टर्नली, ठीक है। अब कीवर्ड वॉज स्टर्नली, मतलब जैसे द मैनर इन विच यूएस डिपोर्टेड देम, उसकी बात हो रही है। तो मतलब क्या, शुड यू क्रैक डाउन ऑन देम टोटली और सबको देश से भगा देना है, वापस जाओ जिस तरह से जहां से आते वहां से वापस जाओ, बस कैसे भी वापस भेज दो, इस पे बात करना था थोड़ा सा। तो बेसिकली इसमें जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो एंगल सब ने ऑलमोस्ट सही लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर का नंबर 1 बनता है, लॉ एंड ऑर्डर नेशनल सिक्योरिटी वाला। बट कई लोग क्या कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को अलग डील कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी अलग पैसेज में लिख रहे हैं, और फिर टेररिज्म का अलग में लिख रहे हैं। पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज आर सिमिलर पॉइंट्स, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, टेररिज्म। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं सिमिलर, जब तुम प्लान कर रहे हो इन पॉइंट्स को कंबाइन करके एक अच्छा पैराग्राफ बनाओ। डू नॉट मेक इट लुक लाइक कि तुमने बस एक माइनर पॉइंट दे के एक पॉइंट बना रहे हो। जो सिमिलर पॉइंट्स उनको क्लब कर लो, तो दिस विल फॉर्म द बेसिक। तो सबसे पहला आर्गुमेंट तो यही बनता है कि भाई दे पोज अ थ्रेट, ठीक है। कौन सा थ्रेट है? लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी है वो। अब वर्सेस क्या है इसका, जो तुम ये लिखोगे कि मतलब किस लिए है कि ये नहीं होना चाहिए। द काउंटर फॉर दैट इज कि भाई ऑब्वियसली वो जो अपने देश से आए हैं, दे केम हियर बिकॉज उनको वो थ्रेट्स थे अपने देश में। मतलब मे बी दे वर फेसिंग परसिक्यूशन, मे बी देयर वाज इंस्टेबिलिटी इन देयर कंट्री। तो जब तुम अगर ये एंगल लेके उनको वापस कर दोगे, मतलब इफ यू डिपोर्ट देम, तो दे विल फॉल बैक टू द सेम थिंग एंड वो बाकी उसी में चले जाएंगे। मतलब अपने देश से लॉ एंड ऑर्डर से बच के यहाँ आ रहे हैं और फिर वो ही काम करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गया जो थ्रेट वाला एंगल था, तो उसका आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया। देन यू कैन से कि ये इनको इसलिए डिपोर्ट करना चाहिए बिकॉज ये जो लोग हैं दे पोज अ मेजर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट होता है, रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट डालते हैं। अब कई लोगों ने क्या है, वो देखो रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज, बी इट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बी इट नेचुरल रिसोर्सेज, बी इट एनी काइंड ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स को तुम एक ही पॉइंट में डील करो, तुम फाइनेंस को अलग काउंट मत करो, नेचुरल रिसोर्सेज को अलग काउंट मत करो। पॉइंट इज वो तुम्हारे नेशन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, और वो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो भी है इंक्लूड दैट इन वन प्लेस, ठीक है। तो पॉइंट ये हो गया कि मतलब वो प्रेशर, दे पुट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट, हर चीज पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। एंड पॉइंट इज जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा होता है, यू डोंट अकाउंट फॉर दीज पीपल, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इंडिया अगर हॉस्पिटल्स बना रहा है तो इंडिया इज नॉट थिंकिंग कि वी लेट्स मेक हॉस्पिटल्स फॉर बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आल्सो, इलीगल इमिग्रेंट्स आल्सो। तो अनड्यू प्रेशर रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या तुम लिख सकते हो, योर काउंटर कैन बी, भाई देखो ठीक है, मे बी दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर और वॉट एवर, बट वॉट हैपेंस इज दे कम टू योर नेशन एंड दे आर रेडी टू वर्क एट लोअर वेजेस। मतलब बेसिकली यही हो रहा है कि मतलब जो भी तुम्हारे लोअर वेजेस वाले काम है, जो भी इरेगुलर जॉब्स हैं, जो तुम्हारे देश के सिटीजन, सो कॉल्ड फर्स्ट नेशन के, जो डेवलप्ड नेशंस के सिटीजन, दे वोंट इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ जॉब्स। एंड सबको पता है कि जो
लोअर स्किल लेवल के काम है वो जनरली तो इलीगल इमिग्रेंट्स ही करते हैं, इवन इंडिया इसी तरह से ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाता है कि ठीक है, मे बी देयर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन रिसोर्सेज बट देयर कंट्रीब्यूटिंग आल्सो, ये वाली बात हो गई। फिर अब एक पॉइंट बन सकता है तुम्हारा कि बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम एन एलियन कल्चर, वो तुम्हारे नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉस है, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद इट, सो वो तुम्हारे कल्चर के साथ मिंगल नहीं हो पाते हैं, दे बिकम अ स्टिकिंग पॉइंट लाइक अ सोर थंब, एंड वो फिर ये वाली चीजें, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफिक्स चेंज करते रहते हैं, इन सब की बात कर लेना, ठीक है। और बेसिकली अब इसमें क्या है कि कई लोगों ने इसमें भी बाइफर्केशन किया हुआ है, वो कल्चर का अलग मेंशन करते हैं, डेमोग्राफी का अलग मेंशन करते हैं। पॉइंट इज ये भी सिमिलर पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो इस पे बात कर लेना कि ऐसी चीजें होती हैं, देन इसका काउंटर आर्गुमेंट तो यही बनेगा कि भाई बेसिकली वो भी करते हैं, इसमें डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कल्चर लाते हैं, फिर फूड वगैरह का। अब इसमें क्या है कि आई थिंक सुरभि ने लिखा था तिब्बतन रिफ्यूजीज का। भाई देखो, रेफ्यूजी एक अलग कंसेप्ट है, इलीगल इमिग्रेशन एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तिब्बत से जो भी हुआ था वो तो ऐसा हुआ था कि दे वर फेसिंग परसिक्यूशन देयर, एंड बिकॉज वो बुद्धिस्ट थे, माइनॉरिटीज थे वहां पे, एंड फिर उनको यहाँ पे भी वेलकम ही किया गया था इंडिया में एक तरह से, एंड गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि वहां पे उनको रोकने का कोशिश किया था, एवरीवन न्यू दिस वाज हैपनिंग एंड दिस वाज नॉट इलीगल एज सच। तो पॉइंट क्या है कि जो भी एग्जाम्पल कोट कर रहे हो, इट शुड बी टेक्निकली करेक्ट। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट कोट सम एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ इट, कि यहाँ कुछ तो लिखना है तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। हमेशा एक रूल ऑफ थंब, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखो कि एक इनएक्यूरेट एग्जांपल कोट करने से बेटर है कि तुम एग्जांपल मत कोट करना, ठीक है। तो ये वाली बात आएगी। और फिर बाकी अब इसमें फिर वही पॉइंट बचता है कि भाई देखो, सबसे बड़ा जो पॉइंट इन सब में बनता है, जो मैंने इनिशियल तुमको बताया था कि लीगल कंप्लायंस वाली बात है, हर नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका खुद का सिटीजन है, एंड ये तो वेल एक्सेप्टेड लीगल प्रिंसिपल ही है कि जो भी इलीगली आया हुआ है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन का सीधा सा मतलब ये है कि जो एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, एंड कई देश ऐसे हैं जो इनफैक्ट जो भी परसिक्यूशन हो रहा है उसमें दे हैव सम प्रोविजन कि भाई इनको हमें रेगुलराइज करके सिटीजनशिप या एटलीस्ट रेजिडेंशियल स्टेटस देना है। जो इस चैनल के बाहर से आ रहा है दैट इज इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है कि कई लोगों ने इमिग्रेशन को इंक्लूड कर लिया है, मतलब कई लोग के ऐसे में आई वाज मतलब उसको मैं देख रहा था, तो अब उन्होंने ऐसे लिख दिया कि यार ये इलीगल इमिग्रेंट्स जाके गूगल और इन सब में काम करते हैं, वो लोकल जॉब्स खा जाते हैं। भाई दिस इज नॉट इलीगल इमिग्रेशन ना। इलीगल इमिग्रेशन हाई प्रोफाइल में कैसे जा सकता है, वो तो इलीगल है। अगर लीगली जाएगा तब ये सब, तब वो फॉर्मल जॉब्स में जा पाएगा ना। भाई कोई भी एक स्टैब्लिश्ड कंपनी, स्टैब्लिश्ड फर्म इलीगल इमिग्रेंट को जॉब कैसे दे देगी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल? तो वो तो इलीगल इमिग्रेशन हुआ नहीं, वो तो इमिग्रेशन का टॉपिक हो गया। तो ऐसे में कहीं भी इलीगल इमिग्रेशन में तुम फॉर्मल इमिग्रेशन को लेकर मत आ जाना। अब कई लोगों ने लिखा रेमिटेंसेस का पॉइंट लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब नाउ यू, अगर तुम रेमिटेंस वाला पॉइंट ये सब लिखते हो, अब इसमें क्या दिक्कत आती है, इसका स्प्लिट कैसे करोगे कि भाई इलीगल इमिग्रेशन से कितना आ रहा है, लीगल इमिग्रेशन से कितना आ रहा है? तो ऐसे पॉइंट से डील ही मत करो ना जिसपे खुद ही को क्लैरिटी नहीं है। जो भी हमारे पास डेटा आता है वो तो लीगल इमिग्रेशन से आ रहा है ना, कि कितने लोग लीगली गए हैं और फिर जहां पे जाके जॉब्स कर रहे हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू थ्रू फॉर्मल मैकेनिज्म्स, जैसे जो भी कौन सा यूज होता है, स्विफ्ट सिस्टम यूज होता है, उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है इंडिया में, उसको यू कैन अकाउंट फॉर। इलीगल इमिग्रेशन से कैसे बताओगे कितना पैसा आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम्पल मत कोट करो। तो पॉइंट इज, जो लास्ट आर्गुमेंट बन जाएगा वो ये आएगा कि ऑब्वियसली ये तो लीगल ही होता है, तो लीगल एनफोर्समेंट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि भाई जो इलीगली आया उसको वापस भेजो, उसका नेशन उसकी केयर करेगा। तो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है कि ठीक है, मे बी तुम जो तुम्हारा लॉ है तुम उसको कैरी आउट करने के लिए ऐसे काम कर रहे हो, बट इसके लिए भी इट शुड बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं कि तुम बस लीगल है तो तुमने उसको कर दिया। भाई ह्यूमन राइट्स की बातें आती हैं, एंड उनके जो मतलब लेटर से जो उनका पेरेंट नेशन था जहां से वो आए वहां पे क्या सिचुएशन है, ऐसा तो नहीं कि तुम उनको वापस मरने के लिए भेजे दे रहे हो। ये सारी बातें करनी चाहिए थी। तो आई गेस डेप्थ इतना नहीं आया था इसमें, एंड आई डू नॉट नो वाई। बहुत आई गेस ओनली फ्यू ऐसे में था कि कुछ पॉइंट्स मुझे डेप्थ में मिल रहे थे, बाकी आई जस्ट फेल्ट कि बहुत सुपरफिशियल तरीके से डील किया हुआ है।
एंड उसका जो 2-3 प्राइमरी रीजन मुझे लग रहे हैं वो ये है कि यू पीपल डिड नॉट मे बी पुट मच थॉट बिहाइंड कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल एंड लीगल इमिग्रेशन. इट वाज नॉट जस्ट इमिग्रेशन, इलीगल की बात करनी है, ठीक है. कुछ लोग इसमें ये भी लिख सकते थे, मतलब ऑब्वियसली ये लिख सकते हो कि भाई मतलब जो तुम्हारा आर्गुमेंट बनेगा वो ये बन जाएगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो जिस चैनल के थ्रू आते हैं दे पे अ लॉट ऑफ मनी टू कम थ्रू दैट चैनल. जैसे अभी न्यूज वगैरह में देख रहे होगे, ये जो डंकी रूट से जाने के लिए इन लोगों ने 40 लाख 80 लाख कुछ भी दिए हुए हैं, ठीक है, और तब जाके जा रहे हैं. तो यू कैन राइट इन योर आर्ग्यूमेंट जो तुम अगेंस्ट दे रहे हो कि उनको, मतलब जो सपोर्ट में दे रहे हो कि दैट दे शुड बी डिपोर्टेड, कि दीज पीपल हु आर illegally immigrating to first world countries, they are not poor. वो बस दे आर एस्केपिंग देयर नेशन इन सर्च ऑफ परस्यूइंग देयर अमेरिकन ड्रीम, इस टाइप से, ठीक है. तो उसका काउंटर ये लिख सकते हो कि मतलब ये पॉइंट हो गया कि अगर वो यही पैसा अपने देश में यूज करते, दे कुड हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है. तो ये वाली बात. और इसका काउंटर फिर ये लिख सकते हो कि भाई ठीक है, अगर उनको इतना ही अच्छा ल्यूक्रेटिव अपने देश में लगा था, उन्होंने तो काम नहीं किया. वो रीजन ही यही है कि उनके देश में उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन्हीं सब की वजह से वो एस्केप होके जा रहे हैं. बट ऑब्वियसली रियलिटी इज डिफरेंट, तो इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. और ऑब्वियसली कंक्लूजन में फिर ऐसे लिखोगे यार कि हाँ भाई डिपोर्ट तो करना ही चाहिए कुछ डिग्री तक, बट इसको विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ, विद इन मतलब विद ड्यू रिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स ऐसे करना है. तो ये वाला था. अभी इस टॉपिक में किसी को डाउट है तो पहले बताओ. किसी को लगता है कि जो मैंने रिमार्क दिया उसकी समझ में नहीं आया, या फिर अनड्यूली मैंने मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो इलैबोरेशन में छूट गया हो? समवन फील समथिंग तो बताओ अभी. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बताना सुरभि. सर मैंने एक पॉइंट लिखा था फेवर में कि जो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से बायलेटरल रिलेशनशिप में भी मतलब डिस्टॉर्शन टाइप का आता है. जैसे वो 1971 वाला जो वॉर था इंडो पाकिस्तान वाला और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, तो उसमें आपने लिखा है कि ये एक्यूरेट नहीं है एग्जाम्पल. तो ये वाला क्यों नहीं एक्यूरेट, एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए. यार देखो, जो एग्जांपल दे रहे हो ना उसको वहां से रिलेट करो. एंड वो जो आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे एक बार तुम्हारा कॉपी देखने दो, उसमें थोड़ा बेटर बता पाऊंगा ना. एग्जैक्टली बताना, व्हाट डिड यू राइट, ये बताओ मुझे एक बार. Sir, those in favor argue that geopolitically distorts the relationship between two countries, and issue of illegal immigration sometimes becomes a bone of contention. Example, 1971 Indo-Pakistan War that led to creation of Bangladesh. इसके सर मैंने उसके अगेंस्ट में लिखा था कि it projects the soft power of a country that provides shelter to illegal immigration on lines of humanitarian assistance. जैसे कि USA is called the land of immigrants and illegal immigrants go to America to pursue their American dream. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दैट ऐसे बताता हूँ मैं. बेसिकली आई थिंक जो वॉर वाला पॉइंट तुम लिख रहे हो उसमें तो फिर ये होगा कि उस टाइम पे जो वो आ रहे थे दैट वाज बिकॉज दे वर फ्लीइंग वायलेंस एंड एवरीथिंग, ठीक है. और इस पे पॉइंट इज कि जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, यू हैव टू बेसिकली एग्री विद द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड, ठीक है. तो आई गेस उस पे तो गवर्नमेंट का ये होता है कि हाँ भाई हम इनको तो वापस भेज के ही रहेंगे, बट अभी तक भेजा नहीं ऑब्वियसली. ठीक है, आई विल डील विद दिस. यार मुझे फाइल मिल नहीं रही है अभी, ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा इसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ठीक है. और किसी का पॉइंट है तो पूछ लो. someone else has some point तो बताओ. या पॉइंट नहीं है, इफ someone doesn't have any point तो एटलीस्ट तो भी बता दो, किसी को कोई डाउट नहीं है. सर कोई डाउट नहीं. ओके फाइन, ठीक है. और बाकी टॉपिक्स कौन से थे? So, India's focus should be more on rapid growth than mere sustainability. ठीक है. ये जो टॉपिक था बेसिकली इंडिया शुड फोकस मोर ऑन रैपिड ग्रोथ अदर देन सस्टेनेबिलिटी, इसमें आई थिंक ठीक ठाक आया. बट देखो, कोर पॉइंट्स जब भी तुम लोग कोई आंसर लिख रहे हो, कोशिश ये करो कि जो प्रायोरिटी में उसको पहले मेंशन किया करो, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर तुम बात करते हो इंडिया शुड फोकस मोर ऑन ग्रोथ का क्या मतलब है कि इंडिया को अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी. तो पहले तो पॉइंट का जो डिबेट का बनेगा वो यही बन जाता है आर्गुमेंट का कि भाई अगर हमारे पास ज्यादा ग्रोथ रेट रहेगा
तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब जो सरप्लस आ रहा है, जो ये सब चीजें आ रही हैं, उसको हम बेटर यूज कर सकते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये वो जो भी है। इसका काउंटर क्या बनता है कि भाई यू कैन हैव अ हायर ग्रोथ रेट, बट इंडिया का प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। तो इन सब की बात कर लो। एंड कई लोगों ने क्या गलती की हुई है इसमें, वो चाइना पे क्यों फिक्सेट हो रहे हो, बहुत लोगों ने गलती की है, अननेसेसरीली चाइना को क्यों बीच में ला रहे हो। टॉपिक इज नॉट मेंशनिंग चाइना, ठीक है। तो मे बी अब कई लोग तो स्टार्ट ही उससे कर रहे हैं कि चाइना ने तो ये तीर मार लिए। भाई चाइना नहीं है केवल, जो साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स, साउथ एशियन टाइगर्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो वाई फिक्सेट अननेसेसरीली ऑन चाइना। तो फिर से बता रहा हूं, अगर टॉपिक में कोई एक चीज नहीं दी गई है तो उसको ओवर एम्फेसाइज मत करो, ठीक है। अगर टॉपिक में कहीं पे भी इंडिया मेंशन नहीं है तो डू नॉट अननेसेसरीली ब्रिंग इंडिया इनटू द पिक्चर एट एवरी पैराग्राफ। अगर चाइना मेंशन नहीं तो क्यों चाइना को ला रहे हो। अगर टॉपिक ये होता कि इंडिया शुड फॉलो द पाथ ऑफ चाइनाज डेवलपमेंट, तो फिर तुम ऐसे बात कर सकते थे, अदरवाइज तो जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा तुम्हारा कि जो भी रिसोर्सेज हैं फिर उससे हम इन्वेस्टमेंट वगैरह ड्राइव कर सकते हैं। उसका काउंटर ये बना सकते हो कि ऑब्वियसली अगर ऐसा करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल, रुपायन पूछ रहा है कि एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या चाइना का। एग्जाम्पल दे सकते हो नो डाउट, बट ऐसा पढ़ के नहीं लगना चाहिए ना ऐसे को तुम्हारे कि तुम चाइना पे भी एम्फेसिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा एम्फेसिस चाइना पर आ रहा है। इट शुड नॉट फील लाइक दैट, इट शुड फील लाइक यू आर टॉकिंग मेनली अबाउट इंडिया एंड नॉट अबाउट चाइना, ठीक है। एंड गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ओनली चाइना इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट, ठीक है। तुम बाकी मतलब इट इज रेलिवेंट, बट तुम्हें बाकी एग्जांपल्स भी दिमाग में रखने चाहिए ना कि जो नेशंस डेवलप किए थे, वही जो साउथ एशियन टाइगर्स की बात कर रहा हूँ उन सबकी। तो ये बात आती है। फिर एक तो हो गया ये वाला कि सरप्लस एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली बात आ गई। फिर एक बात आ गई कि ऑब्वियसली इंडिया के पास मतलब अगर ऐसा करना है टू फोकस ऑन ग्रोथ रेट, इंडिया को अभी क्या है कि यू कैन मेंशन कि इंडिया ने अभी तक जो हमारे पास रिसोर्सेज के रिजर्व हैं, बेसिकली इंडिया पास कोल बहुत सारा है, ठीक है। तो हमने इन सब का यूज ही नहीं किया अभी इतना। फर्स्ट नेशन तो ऐसे ही डेवलप हो गए कि उन्होंने बहुत सारा कोल एक्सप्लॉइट किया, बहुत सारे ये जो चीजें थी उसको एक्सप्लॉइट किया, एंड देन दे वर एबल टू ड्राइव देयर ग्रोथ रेट। अब पॉइंट क्या आता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि समवन विल लाइक दैट। कौन सा कर्व होता है, फिलिप्स कर्व या लेफर्स कर्व, कौन सा होता है, कौन बताएगा, जिसमें वो दिखता है कि लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन वर्सेस ग्रोथ रेट क्या है, सर लेफर कौन सा? लेफर कर्व। आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन विल मेंशन दिस कि भाई होता है क्या, बेसिकली व्हेन यू आर डेवलपिंग एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुम एनवायरमेंट को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बट बिकॉज यू आर ग्रोइंग योर टेक्नोलॉजी इज आल्सो डेवलपिंग, एंड एक पॉइंट के बाद क्या होता है, योर ग्रोथ रेट इज कंटिन्यूइंग बट एनवायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन डिक्रीज होता है ओवर टाइम। एंड इनफैक्ट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस कि भाई उन्होंने तो काफी सारा एक्सप्लॉइटेशन किया था, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनका ग्रोथ तो कंटिन्यू रहा है, बट जो डिग्रेडेशन वाला पार्ट है एनवायरमेंट का वो रिड्यूस हो गया है। तो आई वाज होपिंग कि समवन विल मेंशन दिस, बट किसी ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने सम पीपल हैव अलूडेड टू इट कि हाँ भाई डेवलप कर लेंगे तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाएगा, बट नहीं किया हुआ है। तो पॉइंट इज ये कि भाई हाँ, अगर हम ग्रोथ रेट पे फोकस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तक तो चलेगा, बट उसके बाद वी विल अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वर्सेस क्या होना चाहिए था इसका आर्गुमेंट कि हाँ भाई ऐसा करके वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, बट लॉन्ग टर्म में ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि दिस ग्रोथ विल नॉट बी सस्टेनेबल। अब उसमें तुम एग्जांपल दे सकते थे कि जो आजकल इतना डिग्रेडेशन चल रहा है कि भाई यहाँ ओशियन लेवल का राइज, ये वो सब, ठीक है। अब कई लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग काउंट किया है, हेल्थ वगैरह को अलग काउंट किया हुआ है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे किसी का चीज का भी हो, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज है। तो इसका बना सकते हो कि भाई हायर ग्रोथ रेट से, एंड बेसिकली ये सिमिलर होगा पॉइंट 1 के, तो उसी में इंक्लूड कर लेना कि हायर ग्रोथ रेट से करके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एंड आगे वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सौरभ बताना, हैंड रेज किया ना। सर कुजनेट्स कर्व है वो, लेफर कर्व टैक्सेशन से रिलेटेड। जो भी है, मुझे नाम उसका क्लियर नहीं है, कौन सा कर्व है, कुजनेट कर्व, ठीक है। तो सब लोग इसको लिख लेना, देख लेना, ठीक है। इट विल मेक फॉर अ गुड पॉइंट इन योर एसेस जो भी आता है, ठीक है। एंड इसको ग्रुप में भी शेयर कर देना बाद में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और अब क्या पॉइंट आता है कि देखो कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि डेटा भी गलत कोट किया हुआ है, विच इज अ वेरी सीरियस क्राइम। भाई डेटा गलत मत लिखो, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, कई जगह लोगों ने जीडीपी पर कैपिटा मेंशन किया हुआ है, बस इंडिया का मेंशन कर दिया 2500 के अप्रोक्स है। अब पॉइंट क्या है, अगर तुमने इंडिया का 2500 मेंशन कर दिया है जीडीपी पर कैपिटा, इट डजंट मेक सेंस कि तुम केवल इंडिया को रख रहे हो। उसको दिखाओ कि भाई इंडिया का
अभी 2500 है वर्सेस यूएस का 80,000 एंड चाइना का 12,000, देन एक पिक्चर कम्युनिकेट होगी ना एग्जामिनर को कि ठीक है, नाउ यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद अदर नेशंस, तो हम तो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं फिर। ठीक है, ये वाली बात है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई लिख रहा है कि 1% लोगों के पास इतना वेल्थ है, 10% के पास इतना, 2-3 जगह अलग अलग फिगर आ रहा है। तो पॉइंट इज कि जब भी ऐसा डेटा कोट कर रहे हो, करेक्ट ही लिखना है हमेशा। कुछ जगह मैंने जहां पे ज्यादा गलत था वो मैंने मेंशन किया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 50% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, किसी ने ऐसा भी लिखा हुआ है। भाई ऐसा कब से हो गया, ये तो टोटली अनबिलीवेबल फिगर है। तो अगर नहीं है तुम्हारे पास एग्जैक्ट डेटा उस चीज का, तो यू कैन राइट कि अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीजंस स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, इस तरह से लिख दो। बट गलत डेटा मत देना कभी, ठीक है? वो क्योंकि ये सब चीजें माइनस मार्किंग में जाएंगी तुम्हारी, और फिर जब माइनस ऑलरेडी 5-6 नंबर ही मिलने, उसमें भी इफ यू फेच माइनस मार्क्स, तो वो फिर तुम्हारा जाके पता नहीं कहाँ गिरेगा नंबर्स। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली उसमें फिर लोगों ने लिखा था कि मतलब एक पॉइंट तुम्हारा बन सकता है कि हाई ग्रोथ रेट से इनोवेशन और R&D ये सब ड्राइव कर सकते हो, जिससे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी एंड फर्दर ये सब चीजें हैं। तो अब इसमें तुम ये लिख सकते हो कि ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी एंड ये सब कर लोगे, बट जो करंट में हम सैक्रिफाइस करें दैट विल नॉट बी इनफ टू सस्टेन दैट ग्रोथ। और एक और इसमें अच्छा पॉइंट क्या बनता है, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई लिख देगा, बट मैं बता देता हूँ। देखो पॉइंट क्या है कि अभी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनते जा रहे हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन बॉन्ड्स आ चुके हैं, ठीक है? एंड एक चीज है, जैसे अभी ये जो EU लगा रहा है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वगैरह, प्लस ग्रीन क्रेडिट्स आते हैं। अब ये सब क्या है, सपोज तुम डेवलपमेंट अटेन कर रहे हो बाय यूजिंग लेसर रिसोर्सेस, ठीक है? तो जितना तुम वहां पे एक्सेस लगा रहे हो ना, इट कैन बी ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंजेस। तो पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर हायर ग्रोथ रेट बाय एक्सप्लॉइटिंग मोर, व्हाट यू कैन एम फॉर इज कि तुम इंडिया में ये जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनके बेस में सस्टेनेबिलिटी है, ESG है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और ये सब चीजें, ठीक है, इनको तुम एम करते हुए इसका मार्केट डेवलप करो, सो दैट हम लेसर एक्सप्लॉइटेशन करें, एंड जो हमारा फाइनेंशियल उससे शॉर्टफॉल हो रहा है दैट कैन बी ड्रिवन थ्रू दिस ग्रीन फाइनेंसिंग। समझ रहे हो इस बात को? किसको किसको समझ में आई है बताओ मुझे। नहीं आया है भाई? बेसिकली देखो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, ठीक है? EU ये बोलता है कि भाई अगर, आई थिंक उसका लिमिट 2.8 या 2.2 टन्स ऑफ CO2 है फॉर 1 टन ऑफ स्टील, जो भी है। पॉइंट इज, दे से कि भाई EU में कंपनीज आर मोर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, एंड इंडिया में जो स्टील बन रही है, यू आर एक्सप्लॉइटिंग कोल, और फिर उस कोल को जला के तुम स्टील बनाते हो। दिस इज हार्मिंग द एनवायरमेंट। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, ये जो तुम एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो, वी विल इंपोज अ टैक्स ऑन दैट। ठीक है, अब ऑब्वियसली इंडिया के पास इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई हम हर चीज को इतना इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कैसे बनाएं, बट लेट अस अज्यूम कि इंडिया ये काम करता है कि जो ग्रीन फाइनेंसिंग वाले चैनल्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है, ठीक है, एंड उसकी मार्केट इंडिया में डेवलप करता है। सो सपोज जैसे ये सारी जो कंपनीज हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये सब क्या करते हैं, कोई अगर किसी को ग्रीन प्रोजेक्ट अगर अंडरटेक करना है, उसके लिए फाइनेंसिंग देते हैं। तो इसका मार्केट डेवलप करो इंडिया में, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी के लिए फाइनेंसिंग मिले, और जो ऐसी चीजें हैं जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वगैरह वाले जो टैरिफ्स हैं, इस मार्केट में इंडिया कैन ड्राइव इट्स प्रोडक्ट्स बेटर, ठीक है? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव दिस सस्टेनेबिलिटी। अब समझ में आया किसी को कुछ? मतलब पॉइंट इज, अगर तुम इंडिया में कोई सस्टेनेबल काम करना चाहते हो, उसके लिए फाइनेंसिंग, मार्केट, ऑल ऑफ दिस इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। एंड एक आर्गुमेंट फिर ये आता है कि भाई मैं ग्रीन फाइनेंसिंग क्यों करूं जब मेरे पास कन्वेंशनल तरीका है उस काम को करने का। तो उसका काउंटर आर्गुमेंट कैन बी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द कन्वेंशनल रूट, लेट अस हैव दिस फाइनेंस मैकेनिज्म। जो भी तुम्हारा कन्वेंशनल तरीके से एक्सप्लॉइट करने से रेवेन्यू का या फिर पैसे का शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको हम फुलफिल कर लेंगे ग्रीन फंडिंग से, ग्रीन फाइनेंसिंग से। एंड इनफैक्ट ये सब जो चीजें हैं, दीज आर ट्रेडेड इन वो जो कंट्रीज हैं, USA, UK, इन सब में इन सब चीजों का ट्रेड होता है। ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स, ये सब वही तो है, ठीक है? ये पॉइंट है। तो अगर ये 4-5 इंक्लूड करके लिखोगे तो फिर अच्छा आर्गुमेंट बन जाएगा तुम्हारा।
एंड कंक्लूजन है ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस कि भाई हाँ ग्रोथ रेट को तो फोकस करना है, तो ऐसे करना है। एंड एक अच्छा पॉइंट क्या लिखा है कई लोगों ने जो मुझे सच में अच्छा लगा, देखो पहली बात क्या है, अगर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत ये सब लिखे हो, लेकिन भाई हर पैराग्राफ में मत लिखो, डोंट ओवरडू इट। ऐसे में एक जगह लिख दिया, दैट्स इट, अदरवाइज इट साउंड्स लाइक कि मोदी जी का भाषण सुन रहा हूं मैं, ठीक है, कि एक ही ऐसे में 10 बार विकसित भारत आ रहा है, 10 बार आत्मनिर्भर भारत आ रहा है, एक या दो बार ही यूज करो इसको। अदरवाइज इट सीम्स मोर लाइक कि तुम एक गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करो रादर देन समवन विद एन ओपन माइंड, जिसको गवर्नमेंट की नहीं अदर साइड की भी चीजें पता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ओवर एक्सप्लॉइट मत करो अपने आंसर में। पॉइंट इस कुछ लोगों ने अच्छा लिखा है कि 2047 तक अगर हमें ये वाला स्टेटस अटेन करना है विकसित भारत वाला, तो वी नीड 7 पॉइंट समथिंग % ऑफ ग्रोथ रेट, जो कि अगर हम प्योरली सस्टेनेबिलिटी की तरीके से जाएंगे तो इट वोंट बी पॉसिबल, सो ऑब्वियसली वी हैव टू फोकस मोर ऑन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बनेगा। तो ये वाला इस ऐसे में था। अभी मुझे तो इस ऐसे में किसको किसको डाउट है, इस ऐसे आर्ग्यूमेंट में किसको किसको डाउट है, जो कोई अपना पॉइंट डिस्कस करना चाहता है या उसको लगता है कि कोई चीज है, बताओ मुझे। नहीं है किसी को, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या था? UCC should be implemented across India. यार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इस पे मैं बात नहीं करूंगा, बट पॉइंट इज कि मैंने एक वीसी में ऑलरेडी इन सब चीजों की बात की हुई थी, मतलब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस और जो इन सब चीजों, बट लोगों ने वो लिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा है। तुम लोग वीसी में आते हो बस सुन के चले जाते हो, जैसे मैं बाबा हूँ तुम लोग प्रवचन सुन रहे हो मेरा, ठीक है, दूर से बैठ के बस में आए हो, अभी भंडारा लगे खा के घर जाओगे। ऐसे मत करो यार, जब वीसी अटेंड करते हो पॉइंट्स लिखा करो, बिकॉज कई बार क्या होता है, देखो अब मैं ऐसे तो मैं कंडक्ट नहीं करता कि मैं तुम लोग को हर चीज का हैंड आउट दे दूं, हर चीज को मैं बता दूं, तो ट्रीट इट लाइक का लेक्चर इटसेल्फ, ठीक है। जो चीजें तुम्हें लग रही हैं जरूरी लग रही है उनको लिख लो, सो दैट दे आर समवेयर इन राइटिंग विद यू, और उसको बाद में तुम यूज कर सको। मुझे क्लियरली याद है कि मैंने संथारा की बात की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्ट्राइन की बात की थी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, भाई किसी ऐसे में नहीं मिला है मुझे, किसी आर्गुमेंट में नहीं मिला यूसीसी में, नॉट वन आर्गुमेंट हैड मेंशन दिस पॉइंट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, दिया ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया भाई, अपनी अलग दुनिया में रहते हो या क्या है जो भी है। पॉइंट इज, तो ये 3 आर्गुमेंट्स थे, और जो मुझे अभी मेन एरर्स दिख रही हैं लोगों के में, सम पीपल आर शोइंग वेरी गुड इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट काफी लोगों का, अरुणिमा का अच्छा दिख रहा है, ग्रामर काफी इंप्रूव कर लिए, एंड वो कहाँ है भाई अपना रोहित गर्ग है क्या, नहीं होगा आई गेस, उसका भी अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है। एंड जो लोग कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, ऋतु, वर्षा, सूरज भाई, कीप योर एफर्ट्स अप, तो मेरे ख्याल से इंप्रूव होता रहेगा। बट पॉइंट इज कि किसी भी टॉपिक को ना लाइटली मत लेना, अगर तुम्हें लगता है ये मुझे अच्छे से आता है, थोड़ा सा उसको और रिसर्च करके और बढ़िया से लिख लो। आई एम नॉट टेकिंग एवरीवन्स नेम क्योंकि काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, बट जनरली ये स्टैंडर्ड है, समवन हु इज गेटिंग 6 मार्क्स प्लस वो अच्छा लिख रहा है, ठीक है। एंड ये तो हो गया आर्गुमेंट वाला पार्ट। आर्गुमेंट राइटिंग में हमेशा ये चीज ध्यान रखना यार, अगर तुम बहुत सारे माइनर पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो ना, पहली बात तो ये है कि दिस हैज टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म जस्ट लाइक एन एसे। तो जो भी पॉइंट वाइज लिख रहा है, बहुत माइनर पॉइंट्स लिख रहा है, उसको कम मार्क्स ही मिलने हैं, गारंटीड है ये, मतलब मेरी तरफ से नहीं, यूपीएससी भी कम मार्क्स ही देगा। तो पहली चीज तो ये आदत डाल लो कि आर्गुमेंट राइटिंग में जो भी सिमिलर पॉइंट्स हैं, जस्ट मेंशन देम इन वन प्लेस एज अ सिंगल बिग आर्गुमेंट रादर देन मेकिंग 4-5 पॉइंट्स आउट ऑफ दैट, ठीक है। वो स्ट्रक्चर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, एंड यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि ये तो मतलब इवन समवन जो 8th 9th 10th क्लास में था वो भी वो चीज लिख देगा, ठीक है। तो यू पीपल हैव ग्रेजुएटेड, एंड भाई वो ग्रेजुएशन की भी एजुकेशन होती है, तो मेक इट काउंट देयर कि भाई एक मतलब लॉजिकल, कोहेसिव एंड चंकी आर्गुमेंट आ रहा है विच रिक्वायर्स सम, भाई अब ये तो बहुत इजी है, growth rate will ensure we have surplus for infrastructure, growth rate will ensure enough income for the people, growth rate will ensure, भाई कई लोगों ने इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये बेसिक लेवल पे मत डील करो, अभी थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर करने लग जाओ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब इंट्रो और कंक्लूजन लिखते हो, कई लोग क्या करते हैं, अपने आंसर को इंट्रोडक्शन में समराइज कर देते हैं, ठीक है, ये काम मत करो। जो भी पॉइंट्स आने हैं, लेट देम कम फॉरवर्ड इन द मेन कंटेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन को मैं फिर से बता रहा हूँ यार, 3-4 तरीके मैंने बताए हैं तुम लोग को लिखने के, ट्राई करो कि उसी से डील कर सको, उसी में लिखो। एंड अगर तुम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक इंट्रोडक्शन में दे सकते हो
वो बहुत अच्छा है। मतलब कुछ तुम बैकग्राउंड का दे दो, गिव सम डेटा आल्सो, एंड कुछ एक चीज उसको, अगर कोई ऐसा टर्म है जिसको जैसे यूसीसी वाला है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन तुम ऐसे लिख सकते हो जिसमें तुमने पहले यूसीसी को कंसाइजली डिफाइन कर दिया है, देन यू मेंशन्ड व्हाई इज इट इन द न्यूज करेंटली एंड डिबेट क्या चल रही है, बस। दे शुड नॉट टेक मोर देन 2 sentences एट मैक्स, ठीक है, कि यूसीसी रिफर्स टू यूनिफॉर्म कोड फॉर रिलीजन का ये वो। अब देखो यूसीसी में कई लोगों को कंफ्यूजन है। यूसीसी बेसिकली क्या होगा ना, यूनियन क्या करेगा, मतलब सेंटर क्या करेगा, इट विल मेक अ कोड, ठीक है, जिसमें वो एक बेसिक पेरीमीटर डिफाइन कर देगा, एक पेरिफेरी डिफाइन कर देगा, फिर सारे स्टेट्स को अपने अपने लॉज उस पर बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो, कई लोगों को ये चीज क्लैरिटी नहीं है कि यूसीसी कौन लाएगा, सेंटर लाएगा, स्टेट्स लाएंगे। भाई ऐसे नहीं होगा कि सेंटर ने सब सारे स्टेट्स के लिए बना दिया, उसके लिए तो फिर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है, कुछ चीजें जो सेंटर में आएंगी, कुछ मतलब स्टेट एंड सेंटर वाले सब्जेक्ट है, तो ऐसे बनेगा इस पे लॉ, इस तरह से नहीं बनेगा कि मोदी जी ने सबके लिए बना दिया, ठीक है, तभी तो उत्तराखंड ने अपना लॉ लाया है। तो ये चीज, इन सब चीजों की क्लैरिटी रखो, इन सब चीजों में टेक्निकली यू शुड नॉट गो रॉन्ग। अगर इसी में गलत हो जाओगे तो पूरा आर्गुमेंट विल लूज इट्स वेटेज, ठीक है। तो पॉइंट इज, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को ऐसे लिखो कि दे शुड स्टैंड एज अ सेपरेट एंटिटी, डू नॉट मेयरली रिपीट जो तुमने अपने पैराग्राफ अपने मेन बॉडी में लिखा। और कई लोग जैसे इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, वो इनिशियली बता देंगे कि हम आगे ये बताने वाले हैं, तो वैसा काम मत करो। गिव समथिंग सेलिएंट, गिव समथिंग यूनिक टू द एग्जामिनर इन योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जब कंक्लूजन लिखते हो, डू नॉट मेयरली समराइज जो ऊपर लिख दिया है। Thus it can be seen that while uniform civil code has some advantages, there are a lot of disadvantages. भाई ये सब बोल बच्चन मत लिखो अपने यहाँ, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि there are some arguments in support of the former and some arguments against of the notion. भाई ये this line will not fetch you any marks. Let us look at the various disadvantages of UCC. This is not adding any value to your answer, ठीक है। तो जो भी ऐसे रिडंडेंसी है, ऐसी कोई लाइन है विच इज नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग, नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन योर आंसर, इनको खुद आइडेंटिफाई करो। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विल अंडरलाइन एंड उसमें एक ब्रैकेट ड्रॉ कर देता हूँ, मैं उसमें लिख भी देता हूँ दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज नॉट रेलिवेंट, बट यू शुड योरसेल्फ आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि नंबर 1 इंट्रोडक्शन में गिव समथिंग सेलिएंट, कंक्लूजन में गिव समथिंग सेलिएंट, मेन बॉडी में ग्रुप and club similar points together, make one large cohesive argument in favor, make one large argument against, and at least 4 to 5 arguments for and against में deal कर लो, ठीक है। अब कई लोग क्या करने लग गए हैं, like I used to say कि भाई support में examples दो। Now what people have started is, वो main content इतना elaborate नहीं करते हैं, example में तो पता नहीं क्या elaboration चल रहा है, वो example में ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। मतलब अब हो क्या रहा है, पॉइंट इज, लेट अस से इफ यू आर मेंशनिंग कि इंडिया में बिकॉज ऑफ द करेंट ग्रोथ मॉडल वी हैव अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो एयर पोल्यूशन इंडिया में ज्यादा है। अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज इज वेरी हाई इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। अरे भाई मत लिखो यार, एवरीवन नोज दिस इज अ फैक्ट। इसमें एक अच्छा एग्जांपल क्या दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 6 out of 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। अब ये एक अच्छा एग्जांपल है। अब भाई तुम क्या करते हो यार, पता नहीं, वर्सेस सिटीज लाइक ये वो। भाई इतना एग्जांपल को एलैबोरेट नहीं करना है, बिकॉज एग्जांपल इज देयर टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज नॉट देयर टू सब्सटैंशिएट योर एग्जांपल, ठीक है। इट डज नॉट वर्क द अदर वे। एग्जांपल छोटे रखो, क्रिस्प रखो, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम्पल इज जस्ट एडिंग वैल्यू टू योर आंसर, इट इज नॉट द मेन कंटेंट। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल फोकस नहीं करना, इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम हर पॉइंट पे एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है। तो एटलीस्ट इफ यू राइटिंग 10 पॉइंट्स, गिव एग्जाम्पल्स इन 6 ऑफ देम। अगर सब 10 में 10 दे सकते हो तो अच्छी बात है, बट कीप देम वेरी शॉर्ट, ठीक है। और ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू, इफ यू हैव दिस हैबिट ऑफ इलैबोरेटिंग ऑन एग्जाम्पल इटसेल्फ, तो होता क्या है, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर मेन बॉडी। एंड एग्जाम्पल तो यार मैं फिर से बताऊं, इट इज जस्ट फॉर शोइंग दैट यू हैव सम रिलेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट विद द रियल वर्ल्ड। जो भी पॉइंट तुम बता रहे हो, तुम्हें दिख रहा है दुनिया में ये कहाँ पे हो रहा है, तो दैट इज इट, ठीक है। अब इस चीज को
एवरीवन शुड पे अटेंशन टू दिस, क्योंकि कई लोग यही काम कर रहे हैं, हर चीज में एग्जांपल दे रहे हैं और फिर वो होता क्या है कि देयर इज नॉट मच लेफ्ट टू इवैल्यूएट फ्रैंकली, ठीक है। और फायदा क्या है जो मैं बता रहा हूँ, इफ यू ग्रुप पॉइंट्स टुगेदर, एक एग्जांपल देने से उन सबका एलैबोरेशन हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात आ गई। तो दिस वाज अबाउट आर्ग्यूमेंट। अब बाकी चीज की बात कर लेता हूँ। देखो अभी वी हैव बीन थ्रू मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स, जब से स्टार्ट किया था सितंबर में वी स्टार्टेड एंड अभी चल रहा है फरवरी। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 months देयर, 2 months हियर एटलीस्ट। तो फिर यू हैव बीन थ्रू 6 months। कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है तो भाई ऑब्वियसली दे विल हैव टू वर्क हार्डर, बट पॉइंट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समवन वाज आस्किंग कि सर मेरा कितना तैयार हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो भाई उसके लिए आई हैव अपलोडेड अ शेड्यूल, ब्लॉक शेड्यूल फॉर किस मंथ में क्या स्टडी करना है। तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने पहले भी बोला हुआ है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यार ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। अभी जस्ट टेल मी किसका किसका हिस्ट्री, अभी ये 4 सब्जेक्ट किसके पेंडिंग है अभी? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इनमें से कुछ भी किसका पेंडिंग है? आदित्य ने हैंड रेज किया है, हनी, अमित, अरे यार कर लो भाई, बिकॉज अभी भी बहुत बचा हुआ है। एंड देखो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने बताया। इफ समवन हैज सम कंफ्यूजन हिस्ट्री, आई विल जस्ट इलैबोरेट इट अगेन। हिस्ट्री में 11th एंड 12th का बुक्स पढ़ना है ऑफ एनसीईआरटीज, ठीक है। प्लस एक बुक है बिपिन चंद्रा का फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल की बात की। बहुत छोटा सा बुक है वो, बट उसको भी पढ़ना है। सो थीम्स इंडियन हिस्ट्री की बुक्स हो गई, प्लस ये वाली जो ओल्ड एनसीईआरटीज थी इसकी बुक्स हो गई। अब अप्रोच कैसे करना है? पहले तो तुम थीम्स पढ़ लो तीनों बैक टू बैक, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, बिकॉज वो ज्यादा इट हैज बीन गिवन, दोज बुक्स आर इन मोर ऑफ यू नो स्टोरी फॉर्मेट। तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइम पे क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या था एंड क्या क्या ब्रॉड चीजें थी। एंड थीम से भी क्वेश्चंस आते हैं, एसेज में भी आते हैं, पेपर में भी आते हैं, तो उसको स्किप मत करना, पढ़ लो। तो तुमने जब थीम्स पढ़ लिए, इसके बाद मूव ऑन टू दी एनसीईआरटीज, जो ओल्ड एनसीईआरटीज आती थी, ठीक है। थीम्स आर द न्यू एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी पे चले जाना अगेन 11th एंड 12th की, ठीक है। जब इसको पढ़ रहे हो, किसी भी पोर्शन को इग्नोर मत करना। वो पता नहीं क्या माइंडसेट है, सम पीपल वांट कि मतलब मैं उनको एक डेफिनेटिव आंसर दे दूं कि सर अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दूं तो चल जाएगा काम। भाई नहीं चलेगा, कुछ मत छोड़ना। 10 क्वेश्चन में भी आते हैं हिस्ट्री से, लास्ट ईयर 14-15 क्वेश्चन आए थे, समवन वाज टेलिंग मी। तो पॉइंट इज अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, सारे तो नहीं कर पाओगे, किसी भी सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पॉइंट इज कि अगर तुमने 10 क्वेश्चन में से 4 भी कर दिए हैं हिस्ट्री में, इट इज वर्थ इट, ठीक है। बहुत ज्यादा एम मत रखो कि सारे क्वेश्चन ठीक करने हैं। पॉइंट इज हिस्ट्री पढ़ के जाओ, वेल डिफाइंड जगह से पढ़ के जाओ, और जितने क्वेश्चन आए कोशिश करो कि उसमें कोई डायरेक्ट हिट होता है कर लेना। कुछ चीजों को तुम अगर एनालॉगस तरीके से कुछ अपना इंटरप्रिटेशन से कर सकते हो उसको भी कर देना, बट छोड़ के मत जाओ अभी, ठीक है। हिस्ट्री पहले मैंने बोला फेब एंड में कंप्लीट कर लेना, अभी भी लोगों का पेंडिंग चल रहा है। अब बिकॉज हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम कल्चर, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, मैथ, साइंस, ये सब हम स्टार्ट ही नहीं कर पाने इस वजह से, ठीक है। तो अगर नहीं कंप्लीट किया हुआ है तो कर लो। अब कई लोगों ने क्या काम किया हुआ है, व्हाट दे हैव डन इज, शायद मैंने पहले भी इस चीज से डील किया हुआ है कि जिस सीक्वेंस मैंने बताया था उस सीक्वेंस में उन्होंने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। पहले उन्होंने मैथ्स और साइंस कुछ पढ़ लिए। पहले मैथ्स और साइंस पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, देखो अगर तुम लेटेस्ट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम मैथ्स एंड साइंस उठा के पढ़ लेते हो तो दिक्कत क्या आएगी इससे, अभी तुमने मैथ्स एंड साइंस पढ़ लिया है बट तुम्हारा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से कुछ छूटा हुआ है। अब मैथ्स एंड साइंस विल कंट्रीब्यूट नथिंग टू योर पेपर 2 प्रैक्टिस, जीरो कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। तो वो तुम्हें पेपर 2 में हेल्प नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम के पहले तुम मैथ्स और साइंस फिर से रिवाइज करोगे, अभी पढ़े और फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से पढ़ोगे, तो इससे बेटर क्या है फिर उसको एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले ही पढ़ लेना, जब वो टाइम आने वाला है, व्हेन यू नीड टू फिनिश ऑफ दोस पोर्शंस। तो अभी ये जो 4 सब्जेक्ट बता रहा हूं, इफ यू आर अप्लाइंग योर ओन थॉट बिहाइंड समथिंग कि मुझे अभी ये पढ़ना है, मुझे अभी वो पढ़ना है, तो योर आंसर राइटिंग इज बाउंड टू सफर। उस क्वालिटी के आंसर्स नहीं आ पाएंगे अगर तुम्हें स्टैटिक का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है एंड करंट अफेयर्स में यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो ओनली दोज पीपल जिन्होंने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी खत्म किए हुए हैं, वो आंसर पढ़ने से पता चल जाता है कि किसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट फिनिश नहीं करोगे, पैसेज अच्छे नहीं आ पाएंगे, करंट अफेयर्स नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए एम्फेसाइज दीज 4 सब्जेक्ट्स फर्स्ट, जल्दी से डील कर लो,
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चारों सब्जेक्ट खत्म कर लिए, मुझे ये बताओ, जिसने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री खत्म किया हुआ है अभी? अनमोल ने हैंड रेस किया है, बस अनमोल ने किया है। रितु, बस 2 लोग हैं, आई थिंक समवन एल्स। सूरज ने कर लिया है। तो अगर तुमने ये 4 सब्जेक्ट खत्म हुए, यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इन्हीं लोग के एसेस भी अच्छे आते हैं, ठीक है। अगर तुम पढ़ोगे सबके एसेस तो इट इज नॉट यू नो लाइक अनफैथमेबल कि इनके एसेस क्यों अच्छे आने, क्योंकि इन्होंने भाई स्टैटिक पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो जब ये पढ़ लोगे भाई, तब हम सोसाइटी, कल्चर, ये सब पोर्शन पढ़ पाएंगे, एंड वो फिर तुम्हारे एसेस में और अच्छा रिफ्लेक्ट होता है। तो खत्म कर लो इसको जल्दी से। कब कर पाओगे पता नहीं, ठीक है। मे बी इट विल टेक 2 वीक्स, मे बी इट विल टेक 1 मंथ, बट कर लो इसको सो दैट वी कैन मूव ऑन दी अदर पोर्शंस, ठीक है। एंड मैथ्स एंड साइंस बहुत स्कोरिंग है, अगर उसको टाइम नहीं दोगे तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। आई वॉन्ट यू पीपल टू फिनिश ऑफ जीएस फर्स्ट, देन हम लोग मैथ्स और साइंस के साथ डील कर लेंगे। एंड इकोनॉमी का मॉक टेस्ट मे बी इस वीक में मैं रखूंगा एक और। हर्ष पूछा सर, एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग रिमार्क ऑन आर्ग्यूमेंट। हाँ भाई पूछो यार हर्ष। एंड किस आर्ग्यूमेंट में? सर यहाँ पे आपने लिखा था भाई मुझे बता दो ना, आई जस्ट डाउनलोड दैट फाइल। किस आर्ग्यूमेंट में है बताओ सर? वो जो इमिग्रेंट वाला था सर। हाँ बताना। भाई मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बिकॉज हर्ष कुछ बता नहीं रहा है। आ रही है सर। हाँ बताना। सर आपने लिखा है बट टू फेल्ड टू कन्वे द कंप्लीट आइडिया। जस्ट अ सेकंड भाई, तुम्हारा किस पेज नंबर पे है? आई कैन सी कि भाई 61 पेजेस हैं जो मैंने कॉपी इवैल्यूएट की थी। तुम्हारा किस पेज नंबर पे है? सर 44। जस्ट अ सेकंड। आई थिंक इसलिए दिया होगा ना, बिकॉज कोई सेंटेंस तुमने ऐसे किया होगा कि बीच से स्टार्ट किया होगा। What are your examples? भाई पेज नंबर 44 पे तो आई डोंट थिंक तुम्हारा है, सूरज का आर्गुमेंट है। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हो ना? सर टोटल 58 पेज हैं, 45 पे रिमार्क दिया है आपने। भाई किस टॉपिक का ये तो बताओ मुझे। सर इमिग्रेंट। भाई जो मैंने कॉपी अपलोड की है, मैंने उसको फोन में ओपन किया है, इट शो 61 पेजेस, ठीक है। इट मस्ट बी सम अदर टॉपिक। सॉरी सर, अरे वो अरे कोई नहीं, आराम से पेशेंस लेके देख लो भाई कौन सा टॉपिक है, इतनी क्या जल्दी है। आई थिंक ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी वाला होगा आई थिंक। हाँ सर, यस सर। उसमें किस पेज नंबर पे है? 44 सर 45 पे रिमार्क दिया है आपने। यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, डाउनलोडिंग इट, बताता हूँ मैं। भाई सब लोग ओपन कर लेना, ठीक है। लेट्स गो थ्रू दैट। अगर ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में तुमने लिखा है इंडिया हैज प्लेस्ड जीरो कार्बन एमिशन टिल 2070 टू अचीव दिस फीट इंडिया नीड्स innovation in every dimension. India needs to work on biofuel, ethanol, blending projects. हाँ तो मैंने आगे लिखा है ना, तुम क्या बोल रहे हो कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन बायोफ्यूल, एथेनॉल, ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट ग्रोथ से क्या कनेक्शन है इसका? ठीक है, तभी तो मैंने आगे तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट किया है ना कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दीज टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन बी एंश्योर्ड थ्रू प्रोसीड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ। मतलब व्हाट यू हैव डन बेसिकली इज कि तुमने बता दिया इंडिया को क्या करना है, बट हाउ इज इट रिलेटेड टू हायर ग्रोथ, ये आइडिया एग्जामिनर को कन्वे करो ना। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, मतलब सर वो वर्ड्स आगे लिखने हैं।
it will हाँ देखो reinforce मैंने the idea. आगे लिखा हुआ है विच कैन बी एंश्योर्ड थ्रू प्रोसीड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ। लेटर से टॉपिक था ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी का। अब तुम इतना अगर लिख देते हो कि इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट नोवेयर इज इट you are trying to convey the idea कि this is related to growth. How will I have this idea in my mind? ठीक है कि ये तो ग्रोथ से हो पाएगा, तो पूरा आइडिया कन्वे करो एग्जामिनर को कि भाई जब ज्यादा ग्रोथ होगी तो इंडिया कैन इन्वेस्ट इन इनोवेशंस, इंडिया कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन द एरियाज ऑफ बायोफ्यूल, एथेनॉल, फ्यूल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इंडिया विल अचीव सस्टेनेबिलिटी। ये वाला पॉइंट है। डिड यू गेट इट? Sure, sir. है ना, ये ऐसे करना है। एंड आई गेस कि और इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार। यस सर, मुझे भी डाउट है सर। हाँ बताना सूरज, किस टॉपिक में है यार? सर यही सेम टॉपिक के अंदर है सर, ये जो रैपिड ग्रोथ वर्सेस सस्टेनेबिलिटी वाले में सर। हाँ सर पेज नंबर 38 सर। सर इसमें सर आपने सर एक तो वो सर फिक्सेट ऑन चाइना वाला पॉइंट था सर, वो तो क्लियर हो गया सर। आपने ये सर दोनों आर्गुमेंट्स में ये लिखा है कि यूज बेटर फ्रेजेस। सर ये आप ये उसकी बात कर रहे हैं जो ऐसे सर बच्चों वाले सेंटेंस होते हैं कि एक एक लाइन में खत्म कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज की बात है सर? जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन इट। ठीक है, बट सम कोर पॉइंट्स आर लेफ्ट, व्हाई फिक्सेट ऑन चाइना। पेज नंबर 38 बता रहे हो ना? यस सर 38। हाँ देखो तुमने लिखा है often pointed out advantage of economic growth is that China became China because of rapid growth। भाई China became China, ये कोई political debate थोड़ी है। China achieved development, China achieved its growth because of this and this। ठीक है, मतलब do not make it sound like जो टेलीविजन पे डिबेट थी कि भारत आज भारत इस वजह से क्योंकि मोदी जी ने गाइड किया है और शी जिनपिंग ने तो चाइना को अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया है। भाई ऐसी बातें मत करो, ठीक है? मतलब इट शुड साउंड कि भाई हाँ तुम्हें नॉलेज है मैटर का, एंड आफ्टर सम डेलिब्रेशन वो वर्ड्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कोहली इज कोहली, ये कैसा भाई बात है? ठीक है, आई एम मी एंड मी एम आई, ये सब चीजें मत लिखना यार, ठीक है? ओके सर। सर एक Got डाउट। हाँ पूछो। सर जैसा आपने बोला सर ये कॉन्ट्रास्ट के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं, तो हाँ। अब सर वापस सर हर वक्त हेडिंग डालनी है सर, फिर प्रोनाउन यूज करने लग जाओ सर? क्यों? बिकॉज़ सर ये यार देखो नहीं डालने की जरूरत है हमें। देखो मैं दो तीन चीजें सब लोगों को बहुत क्लियर बताता हूँ। देखो कई लोग क्या करते हैं, वो पैराग्राफ में पहले उसका हेडिंग डालते हैं एंड देन वो उस हेडिंग को वापस पैराग्राफ में रिपीट करते हैं। अब बेटर अप्रोच इज कि तुम अपने डायरेक्टली पैराग्राफ लिखो और जो तुम हेडिंग में बताना चाह रहे हो अंडरलाइन इट इन द पैराग्राफ इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द हेडिंग सेपरेटली। उससे दो एडवांटेजेस हैं। नंबर वन, वो एक फ्लो में चलता रहेगा तुम्हारा पैराग्राफ, एंड यू विल सेव वर्ड्स इन योर ऐसे, और जो वर्ड सेव करोगे उसको तुम ऑब्वियसली टू मेक सम अदर पॉइंट इन सब चीजों में यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अब इसमें है कि देखो इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन ग्रोथ, ये वो सब चीजें, तो हर जगह ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट कैन बी एंश्योर्ड थ्रू उस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, वो चलता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, हर जगह अनऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना। कोई कई लोगों ने क्या किया है कि यूसीसी, डीपीएसपी दे दनादन मार दिया। भाई अगर ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है तो मत यूज करो। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सीबीआई, ये सबको पता है, तो तुम कहीं पे भी सीबीआई लिख सकते हो विदाउट एनी इशू। बट ऐसे मत करो कि हर चीज का अनऑफिशियली शॉर्ट फॉर्म बना के लिखो। एंड दिस हैज गॉन टू दिस एक्सटेंट कि लोग डिफरेंट भी पूरा नहीं लिखते हैं, DIFF लिख के छोड़ देते हैं। भाई मतलब क्या है, इंक क्यों बचा रहे हो अपनी? क्या पेन बचा के क्या करोगे अपना? मुझे बताओ, खरीद लेना जब नौकरी लग जाए। ठीक है, बट ऐसे ही शॉर्टकट्स मत मारो। ठीक है, हर्ष ने हैंड रेज किया, बताओ यार क्या पॉइंट है? सर उसी आर्गुमेंट में आपने लिखा है, मैंने एक पॉइंट लिखा है पेज नंबर 44 पे कि इंडिया GDP पर कैपिटा इज दिस, तो आपने लिखा है सो व्हाट। एग्जैक्टली, सो व्हाट? भाई मुझे कैसे पता चलेगा 2500 इनफ है कि नहीं? यही तो मैं बता रहा था। इंडिया पर कैपिटा GDP इज $2500। ठीक है, तो क्या करूं मैं इसका? कॉन्ट्रास्टेड विद चाइना, कॉन्ट्रास्टेड विद US, समझ रहे हो ना? भाई लेटर से तुम बोलते हो कि लेटस जस्ट अ मिनट, लेटर से मैं किसी को बता रहा हूँ भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो क्या हुआ भाई? कम है, ज्यादा है, अच्छी है, बुरी, ये तो बताऊंगा ना मैं। मतलब डोंट जस्ट कन्वे फैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ इट, उससे एक मीनिंगफुल चीज तो कन्वे करो एग्जामिनर को कि इंडिया पर कैपिटा GDP एट $2500 स्टैंड्स वे बिलो द
GDP per capita of China at $12,500. तब समझ में आता है वो कि चाइना इज सो फार अहेड ऑफ अस। ठीक है, अब तुम बोल दो कि लेट अस से तुम अगर ये बोलते हो इंडिया ने अपना LCA डेवलप कर लिया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सो व्हाट? तो तुम आगे बताओ ना भाई, चाइना के पास तो 5th जनरेशन आ गया है, तब समझ में आता है ना कि हम आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि आउट ऑफ नोवेयर भाई मैं पैदा हुआ था, आई वॉज लिविंग अंडर अ रॉक, और मैं बाहर आता हूँ और तुम कहते हो भाई हमारे यहाँ वंदे भारत चलती है, अब मैं क्या खुश हो जाऊं? भाई जापान में तो बुलेट ट्रेन चल रही है कब से। तो फैक्ट ऐसा कन्वे करो कि उससे समवन इज एबल टू पेंट अ पिक्चर। ठीक है, ये वाली बात है। समझ में आया भाई क्या बता रहा हूँ? यस सर, श्योर, थैंक यू सर। ओके भाई, और किसी का कोई डाउट है पूछ लो अभी। भाई आ रही है क्या आवाज सभी को? यस सर। ठीक है, तो आई गेस यार इतना आज के लिए काफी है। एंड पॉइंट इज कि यार अभी से जो भी टाइम बच रहा है ना, उसमें ट्राई टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड बेसिकली कोशिश यही करना है कि जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा सा स्पीड अप करके अपनी जहां जहां पे लैगिंग है अभी भी चीजें, जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए उनको कंप्लीट करके फिनिश ऑफ कर लो, सो दैट हम आगे मूव ऑन कर लें। एंड आई गेस कि आफ्टर दिस मतलब मार्च के आधे के बाद तो यार फिर अब उठाने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स, तो उसमें तो अभी तक हम बात ही नहीं कर पाए। हिस्ट्री का मैंने क्लैरिटी से बता दिया, फिनिश कर लो उसको। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर। आई थिंक क्लैरिटी आई होगी थोड़ा आर्ग्यूमेंट राइटिंग में। एंड कोशिश यही करना है जो चीजें बताई हैं VC अटेंड करते हो उसको नोट डाउन करके उसको इम्प्लीमेंट किया करो। ओके अमित बताओ। सर लास्ट में पूछ लूंगा जब सब चले जाएंगे कुछ थोड़ा सा। ठीक है, आई विल कॉल यू। और भाई अनमोल तुम बताओ। सर एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर की सोर्स क्या है? आर्ट एंड कल्चर एनवायरनमेंट, देखो आर्ट एंड कल्चर तो तुम सीधे NCERT से पढ़ सकते हो, उसके अलावा कोई डील करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो ऑब्वियसली नितिन संघानिया वगैरह ये सब है, NCERT की एक बुक आती है वो पढ़ देना आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें ये सब चीजें दी हुई हैं, आर्ट फॉर्म वगैरह, वो पढ़ देना। ठीक है, डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS होती है, अच्छी है, बट उसके पहले जो NCERT से चैप्टर है वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ यार, ये सब सोर्सेस तो हमारे छूट ही रहे हैं, खत्म ही नहीं कर रहे हो तुम लोग यार ये सब। ऑब्वियसली सिलेबस में मेंशन नहीं, बट बिकॉज जो लोग सेलेक्टेड है वो पढ़ के जाते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और बताओ भाई किसको डाउट है? ये सारे थे, पूछो। सर मेरे तो सर कोर सब्जेक्ट ही सर अप्रैल के एंड तक खत्म हो गए सर अभी तो। आई मीन सर तो ऑब्वियसली जब डिस्ट्रैक्टेड रहोगे बाकी चीजें अटेम्प्ट करोगे तो ये होता है, बट पॉइंट इज कि मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, जितना टाइम बचा है। एंड प्रायोरिटी में इसी को रखना कि पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड देन उसके बाद हिस्ट्री। जब ये 4 कंप्लीट हो जाते हैं देन मूव ऑन टू द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और टाइम की कमी रहेगी तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टेप अप एंड वर्क हार्डर देन अदर्स। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आई गेस दैट इज इट एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग। और देखते हैं, मतलब ट्राई टू इंप्रूव ऑन आर्गुमेंट राइटिंग, जो चीजें आज बताई हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना। एंड लेट अस मीट अगेन। ओके, टेक केयर, बाय।